ताल छापर सेंचुरी कृष्ण मृग राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छापर कस्बे में है। नेशनल हाईवे 11 से इसकी दूरी 33 किलोमीटर है। ताल छापर अभ्यारण्य में दूर तक पसरे घास के मैदानों में दौड़ते कृष्ण मृगों एवं ऊंची कुंचाले भरती हिरणियों को देखना कितना मनभावक व सुहावना होता है, इसे जानने के लिए आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। कृष्ण मृग को तो आप जानते ही होना, यह एक विशेष किस्म का हिरण है जिसका आधा शरीर काले रंग और आधा शरीर सफेद रंग का होता है। इसे ब्लैक बक भी कहा जाता है, यानी कि काला हिरण। यह अभ्यारण्य काला हिरण, खरगोश, लोमड़ियां, नीलगाय, बिलाव, चीतल, जेगार आदि जीवों का घर है। इस अभ्यारण्य में 127 प्रजातियों के प्रवासी व अप्रवासी पक्षी भी रहते हैं। कुरजा पक्षी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यह विशालकाय पक्षी इतना मनभावक है कि इसके सुंदर शरीर व पतली गर्दन की उपमा स्त्रियों को दी जाती है। कुरजा जैसे आकर्षक पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये पक्षी इस स्थान की रौनक बढ़ाते हैं, जिसे देखने के लिए काफी लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट रिपोर्टर पारुल के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और आज हम एक बार फिर ले आए हैं आपके लिए कुछ खास, जो आप देख सकते हैं कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मेरे पीछे आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम आ गए हैं रतनगढ़ से सुजानगढ़ रोड पर स्थित ताल छापर अभ्यारण्य में। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इसकी प्रसिद्धि सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कृष्ण मृग यहीं पाए जाते हैं। तो आज हम आए हैं ताल छापर अभ्यारण्य और इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं वाइल्ड सेंचुरी के बहुत सारे जीव जंतु, जो कई भारत से है तो कोई भारत के बाहर से है। कहते हैं कि हिमालय पार से भी यहाँ पशु पक्षी आते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो में सब देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ बहुत सारे हिरण नजर आ रहे हैं। तो कुछ बहुत सुंदर है और जिनके छोटे छोटे सींग हैं और कुछ बड़े सींगों वाले हैं और वो एकदम काले हैं। जी हाँ, कृष्ण मृग आए हैं और काले हिरणों को नहीं देखा तो किसे देखा। हम देख रहे हैं कि जो कृष्ण मृग हिरण है उनके सींग अपने आप में ही बहुत ज्यादा चमकदार है और हमें आकर्षित कर रहे हैं। और उनके साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं। यहाँ हिरणों की 3 से 4 प्रजाति हमें अलग अलग देखने को मिल रही है, जैसे छोटे सींगों वाले चिंकारा हिरण और बड़े सींगों वाले हमारे कृष्ण मृग हिरण। कहते हैं कि जब मादा और नर अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ते हैं, उसके हिसाब से मादा हिरनिया हमेशा गोल्डन रहती है और जो नर हिरण है वो अपने कृष्ण मृग रूप को धारण करते हैं और उसके बाद ही उनके सींग हमें ऐसे दिखाई देते हैं। हम जिस तालाब के पास आपको नजर आ रहे हैं, इस तालाब की पौराणिक कथाएं भी बहुत है। महाभारत काल से जुड़ी एक पौराणिक कथा आपसे साझा करती हूँ। ये तालाब गुरु द्रोणाचार्य के लिए बताया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य जो महाभारत काल में धृतराष्ट्र के पुत्रों के गुरु हुआ करते थे और उसी काल के अंदर गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ उससे पहले तपस्या की थी। यहाँ उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण किया था और उसी साधना के मध्य एक असुर आया था। वो असुर, उसको मारने के लिए, उस असुर के वध के लिए यहाँ उन्होंने साधना कर उस असुर का वध किया था और उस असुर के वध के बाद यह तालाब यहाँ निर्मित किया गया। जी हाँ, और यहाँ की एक मान्यता और है। एक बात और है कि यहाँ विश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर महाराज जी अपने उनका ननिहाल था, इसलिए ऐसी मान्यता मानी जाती है कि यहाँ सबसे ज्यादा कृष्ण मृग पाए जाते हैं। यहाँ की संख्या में अगर देखें तो कृष्ण मृग सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं और उनका कारण यही है कि यहाँ जम्बेश्वर महाराज जी का ननिहाल है और उन्होंने भी यहाँ आकर साधना तपस्या की, जिससे यहाँ हिरणों का वास ज्यादा हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम हमेशा से सुनते थे कि यहाँ हिरण वहां सबसे ज्यादा होते हैं जहाँ ऋषि मुनि पाए जाते थे। जी हाँ, जब ऋषि मुनि अपनी तपस्या के लिए धरती पर अपना रूप लेकर आते हैं तो वो हिरणों के वेश में ही आते हैं और छापर जैसी जगह में ये मान्यता हमेशा से प्रसिद्ध रही है। हमने हमेशा देखा है कि विश्नोई समाज हमेशा से प्राण प्रेमी रहा है और उसका कारण आज हमें पता चल रहा है, क्योंकि उनके जम्बेश्वर महाराज जो उनके गुरु थे, उन्होंने हमेशा से साधना और तपस्या की, जिसके प्रभाव से आज ताल छापर में कृष्ण मृग बहुत सारे पाए जाते हैं। तो आज हम आए हैं ताल छापर अभ्यारण्य और हम देख रहे हैं कि ये मुख्य द्वार है और यहीं से ताल छापर सेंचुरी शुरू होती है। इसके अंदर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने आपको दिखाई है हमारे चैनल पे और यूं ही जुड़े रहने के लिए अब और जानकारी लेते हैं हम यहाँ के नेचर गाइड से। जितेंद्र जी नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिपोर्टर पारुल पर। और जैसे हम अंदर फॉरेस्ट में घूमकर आए हैं और आपने हमें गाइड भी करा, तो यहाँ के नेचर गाइड हैं आप,
तो आप यहाँ जो भी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी, उनके बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे मुख्य रूप से जैसे सितंबर में माइग्रेटरी बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और सितंबर से लेके मिड मार्च तक यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और हिमालय के पहाड़ों से आने वाले बर्ड्स हैं और जैसे कजाकिस्तान उनसे आते हैं जहाँ वहाँ पे बर्फबारी होने स्टार्ट हो जाती है, वो अपना प्रवास काल बिताने यहाँ ताल छापर आते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे अक्टूबर या मिड मेन सीजन होता है अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में जैसे हैरियर और केस्टल, लेगर फाल्कन तो यहाँ का रेजिडेंट बर्ड्स है और बूटेट ईगल ये सब आते हैं। बाहर की साइड हमारा एक पार्ट हो रहा है जैसे गौशाला लैंड, वहाँ भी बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। बूटेट ईगल है वो स्पाइनी टेल लिजार्ड के लिए आते हैं और यहाँ 15 दिन से 20 दिन से अलग-अलग बर्ड्स आने स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे अभी नवंबर, दिसंबर में ये बड़े-बड़े जो अपन हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, वो जैसे वल्चर होते हैं जिनको वो यहाँ पे आते हैं हिमालय के पहाड़ों से, वहाँ कजाकिस्तान से इंपेरियल ईगल है, स्टेपी ईगल है और जैसे वल्चर में 4 प्रकार के वल्चर यहाँ आते हैं। इजिप्शियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, ग्रिफियन वल्चर और ग्रिफियन हिमालयन वल्चर आते हैं। जो क्या यहाँ पे जो डेंस जो बने हुए हैं, ब्लैक बग है, जैसे डॉग्स है या जो बड़े जो जानवर है जो जो खत्म हो जाते हैं, उनका गंध से उनको साफ करने के लिए पर्यावरण के लिए यहाँ आते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि यहाँ आते हैं तो सबसे ज्यादा सीजन ये रहता है और प्रवासी पक्षियों के लिए ये मौसम यहाँ का अनुकूल कैसे हुआ? जैसे वो बर्फबारी से बचने के लिए आ रहे हैं, ठंड यहाँ भी उतनी ही होती है। जैसे यहाँ पे बर्ड्स जैसे हिमालय के पहाड़ों में वहाँ ठंड रहती है, तो वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी में वहाँ पे उनको फूड उपलब्ध नहीं होता है और यहाँ पे अपने ठंड होने से क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर उनके लिए सही होता है। वो थोड़ा कम टेम्परेचर में रहते हैं, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रहता है, इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं और आसानी से उनको यहाँ पे फूड उपलब्ध हो जाते हैं। वहाँ पे बर्फबारी होने से उनको फूड नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपना प्रवास काल बिताने के लिए यहाँ आता है और वो इजी वे में अपना फूड करके और वापस मार्च तक वापस हिमालय के पहाड़ों में चले जाते हैं। तो हमने जाना नेचर गाइड जितेंद्र जी से कि यहाँ कितने पक्षी, प्रवासी पक्षी यहाँ क्यों आते हैं और यहाँ हर सीजन में कितने ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। तो अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हम वापस देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान वन मित्र शंकरलाल जी शर्मा और उनसे जानकारी चाहेंगे। सर, आपको राजस्थान ने अपना वन मित्र घोषित किया है। हाँ जी, राजस्थान सरकार की अभी एक नई योजना आई है जिसके अंतर्गत 5,000 के लगभग वन मित्र बनाए गए हैं और राजस्थान सरकार की मंशा है कि वन विभाग और जन सहभागिता उनको जोड़ने का काम करने के लिए वन मित्रों की नियुक्ति की गई है और वन मित्र के अंतर्गत हमें कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि जो कहीं घायल पशु पक्षी देखें तो उनके रेस्क्यू के लिए वन विभाग को सूचित करना और वेटरनरी हॉस्पिटल तक उनके कुछ वगैरह की उनकी व्यवस्था कराना, क्योंकि ये वन्य जीव और पशु पक्षी हैं, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। हम कहते हैं कि बेजुबान है, ये कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, तो बेजुबान आप वन मित्र बने हैं उनके, तो आप एज उनके फ्रेंड उनका मतलब सारा संभाल कर रहे हैं कि उन्हें क्या जरूरत है, क्या खाने में दिक्कत है या उनके कोई दर्द है, तो आप समझ पाते हैं कि वो कहना चाहते हैं। नहीं, एक तो जो मूक शब्द काम में लेते हैं, मूक जीव, मूक पशु पक्षी, तो ये एक बहुत गलत शब्द है। वो आपस में बातचीत भी करते हैं, वो मूक कहना बिल्कुल गलत है, वो मूक है ही नहीं। हमें क्या है कि उनकी भाषा समझ में नहीं आती, हम उनको मूक कह देते हैं। मान लो 2 आदमी को तमिल भाषा में बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं आपस में, लेकिन हमें तमिल समझ में नहीं आती तो हम उनको मूक थोड़ी कर देंगे कि वो मूक है। तो मूक शब्द इनके लिए गलत है और ये पशु पक्षी थोड़े से व्यक्ति अगर संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, तो वो पशु पक्षी को देखकर उनको पता चल जाता है कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है और हमारे अंदर से भी कुछ किरणें, वेव ऐसी निकलती है कि पशु पक्षी समझ जाता है कि मेरा मित्र है या मेरा एनिमी है, दुश्मन है। तो हम उनके मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये अभी संक्रांति का माहौल आ रहा है, इसमें भी जो पतंगबाजी होती है, तो मेरा भी सबसे अनुरोध है कि जिस समय पक्षी है वो विचरण करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँ सुबह-शाम, उसमें थोड़ा ध्यान रखें और चाइनीज़ माजे का सबसे निवेदन है कि कृपया कम से कम इस्तेमाल करें या कम से कम नहीं, इस्तेमाल करना ही नहीं है चाइनीज़ माजे का, उनका भी पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जैसे हमने देखा कि ताल छापर में इतना बड़ा अभयारण्य है और सेंचुरी में लोग हमने देखा कि यहाँ बहुत पर्यटक है, तो आपको क्या लगता है कि उतनी मात्रा में यहाँ पर्यटक है या ताल छापर सेंचुरी में इस चीज की कमी है या इस चीज को बढ़ावा मिलना चाहिए? नहीं, जितनी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँचने चाहिए, उतनी संख्या में अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पशु-पक्षी जो आते हैं वो उनके लिए ये
एक उपयुक्त जगह है, क्योंकि यहाँ पर पास में डूंगर बालाजी का पहाड़ है, तो पहाड़ी क्षेत्र मिल जाता है, समतल मैदान है वो ताल भी मिल जाता है, और थोड़े से आगे चलते रेत के टीले भी हैं। तो लगभग जो पशु पक्षियों को जिन चीज़ों की परिस्थिति की जो आवश्यकता होती है, वो लगभग ताल छापर अभयारण्य वो पूरे करता है। इसलिए यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी हैं, वो दूर-दूर से आते हैं। तो शंकर लाल जी से हमने जाना कि यहाँ के जो पशु पक्षी है वो मूक नहीं है, ये सच कह रहे हैं कि वो अपनी बातें कर रहे हैं और हमें उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि आज हम जैसे कहते हैं कि एक सर्कल घूमता है और उस सर्कल में वन्य जीव सबसे पहले आते हैं हमारे लिए, उनकी वजह से ही पर्यावरण शुद्ध रहता है। और हमने देखा कि यहाँ कितने सारे कृष्ण मृग थे। हाँ, यहाँ पर कृष्ण मृग अभयारण्य कृष्ण मृग को संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके लिए जगह छोटी पड़ रही है। तो राजस्थान सरकार ने तय किया है कि आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर ऐसी परिस्थिति हो जैसे ताल छापर में, वहां पर उनको शिफ्ट करने का काम है वो जल्दी यहाँ शुरू होगा। तो हम जुड़े हैं शंकर लाल जी से और जानकारी में बहुत कुछ पता चला है कि राजस्थान सरकार भी यहाँ कार्य कर रही है और देखने लायक जगह है और बहुत ही उचित वातावरण है और सबको यहाँ आना चाहिए। तो ताल छापर आए हैं और यहाँ की एक प्रसिद्ध संस्था के प्रमुख से हम मिलना चाहेंगे। प्रसिद्ध संस्था का नाम है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। संस्था के नाम से हम जान सकते हैं कि ये नेचर और अपने जीव जंतुओं के लिए कितनी प्रभावित है। तो हमारे साथ उपस्थित है कन्हैयालाल जी स्वामी, जो नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के प्रमुख हैं। और सर मैं जानकारी चाहूंगी आपसे कि अपनी सोसाइटी के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ताल छापर जैसी जगह को आपने इसके लिए चुना और आप यहाँ की रिपोर्टिंग कर रही है। और ताल छापर में काफी कुछ जैव विविधता है जो वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं। ये उन सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर्यटक इस हिसाब से आते भी रहते हैं, बर्ड वाचर भी आते रहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ताल छापर ऐसी सुविधाजनक जगह है और हमने अंदर भी देखा कि यहाँ बहुत सारे कृष्ण मृग पाए जाते हैं और बहुत सारी और भी चिंकारा अलग अलग प्रजातियां हैं। तो हम उनको सेव करने के लिए आपकी सोसाइटी क्या कार्य कर रही है? प्रकृति ने उनको अपने आप हीलिंग वाला बनाया है, तो अगर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो तो उनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है और वो सेफ रहते हैं। किन्हीं कारणवश किसी दुर्घटनावश अगर ऐसी पर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हमारी संस्था रेस्क्यू के लिए तैयार रहती है और किसी भी प्रकार के इस प्रकार की हानि के लिए रोकने के लिए हमारी टीम 24 घंटे तत्पर रहती है। तो जैसे हमने देखा कि अंदर बहुत सारे तालाब है और उनमें पानी की मात्रा भी बहुत थी और खाने के लिए घास फूस है, लेकिन और भी जीव जंतु को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो उन सब में कैसे मदद होती है? खाने पीने में कोई भी मदद वन्य जीवों के लिए नहीं होती, प्रकृति ने उनको भरपूर दिया है, बशर्ते हम उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करें। तो पानी की और वेटलैंड काफी बने हुए हैं, ग्रास लैंड भी है और आने वाले पक्षियों के लिए यहाँ ग्रास हॉपर्स काफी मात्रा में है, तो उनका गुजारा आराम से हो जाता है। तो हमने जाना कि यहाँ सब कुछ है और सही कह रहे हैं कन्हैयालाल जी की प्रकृति की दी हुई चीज से कभी छेड़छाड़ नहीं करती, क्योंकि वो लौट कर फिर आपके पास आती है और अगर आप सही कर रहे हैं तो सही मिलेगा और गलत कर रहे हैं तो गलत मिलेगा। और इसी के साथ ताल छापर अभयारण्य से हम आपसे विदाई लेते हैं।